क्यों हिला डाला ना? साल 2021 का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि 70 mm का सुपरस्टार थलाइवा तमिल सियासत का लीडर नहीं बनेगा। सवाल ये है कि जिस थलाइवा की एमजीआर से तुलना होने लगी थी, वो अब कभी सियासत का पुरोधा बन पाएगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या रजनी की सेहत की वजह से अब तमिल सियासत का शून्य कभी नहीं भर पाएगा। सवाल यह भी है कि 70 साल सियासत से संन्यास लेने की उम्र हो जाती है। इस उम्र तक पॉलिटिक्स का कहरा नहीं पड़ा, तो क्या इसके बाद परिवर्तन की पुरवा कभी बह पाएगी? ऐसे हर एक यक्ष प्रश्न का उत्तर थलाइवा ही दे सकते हैं। जिंदगी में कुछ आसान नहीं, कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। हम रजनीकांत की इसी रहस्यमयी राजनीतिक थलाइवागिरी की थाह लेंगे। भगवा परचम और नरेंद्र मोदी से रजनीकांत की नजदीकियों की समीक्षा भी करेंगे। रजनी गारू से गठबंधन की उम्मीद लगाए कमल हासन की राजनीतिक जुगलबंदी की उम्मीदों को परखेंगे। बिना राजनीति में आए सियासत करने की शक्ति को पढ़ेंगे। संघर्ष से 70वें बरस तक पहुंच चुके रजनीकांत की कभी हां कभी ना की नापतोल भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले 18 राघव वीरा एवेन्यू पोस्ट गार्डन चेन्नई में रजनीकांत की उस हवेली की तरफ कदम ताल करते हैं जिनकी तरफ पूरा तमिलनाडु हर दिन हर घड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। उम्मीद कर रहा था कि थलाइवा अपने भक्तों के बीच प्रकट होंगे, अपने चाहने वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। लेकिन बीमारी की वजह से रजनीकांत को अपनी जिंदगी का ऐसा फैसला लेना पड़ गया जिसे वो लेना नहीं चाहते थे। रजनीकांत ने फैसला किया है कि अब वो राजनीति में नहीं आएंगे। इस फैसले ने उनके फैंस को तो झटका दिया ही, तमिलनाडु की राजनीति में अचानक एक ट्विस्ट ला दी। तमिल में जारी 3 पेज के अपने स्टेटमेंट में रजनीकांत ने कहा है कि बड़े भारी मन से उन्होंने राजनीति में न आने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु की जनता और फैंस से माफ़ी भी मांगी है। जो 2 बड़ी वजह उन्होंने स्टेटमेंट में बताई है, पहली वजह उनका खराब स्वास्थ्य है और दूसरी वजह वो ये कहते हैं कि कोरोना काल में वो दूसरे लोगों की मुसीबत को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो सक्रिय राजनीति में नहीं आ रहे हैं। रजनीकांत की फिल्मी और अधूरी सियासी पारी की बारीकियों में जाना है तो पहले उनके बचपन में जाना होगा, जब उन्हें एक रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना पड़ा था। उनके संघर्ष के हालात को देखना होगा, जब रजनी को कंडक्टर तक बनना पड़ा था। अदाकारी का जुनून रजनी में कैसे भरा, यह समझना होगा। रजनीकांत के थलाइवा बनने की अनसुनी कहानी सुननी होगी। आध्यात्म को इतनी गहराई से रजनी कैसे समझते हैं, यह भी जानना होगा। इन सब बातों को सुनेंगे तब जाकर समझ पाएंगे कि आखिर क्यों रजनीकांत को 70 की उम्र में सियासत के कुरुक्षेत्र में उतरने का फैसला लेने के बाद पलटना पड़ा। रजनीकांत के समर्थक पिछले 25 साल से उनके राजनीति में उतरने की राह ताक रहे थे। तमिल राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि साल 1995 में रजनीकांत ने पहली बार किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की। अगले ही साल 1996 में रजनीकांत ने विशुद्ध सियासी बयान दिया। उस समय करिश्माई अम्मा यानी जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। उनके दत्तक पुत्र सुधाकरन की शादी पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। तब रजनीकांत ने खुलकर इस शादी पर कटाक्ष किया और कहा, सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है और इस तरह की सरकार को सत्ता में नहीं होना चाहिए। 1996 के चुनाव से पहले रजनीकांत ने यह भी कहा था कि अगर यह महिला दोबारा राज्य की सीएम बनती है तो तमिलनाडु को कोई नहीं बचा सकता। इसी साल 1996 में मूपनार ने कांग्रेस छोड़कर तमिल मनीला कांग्रेस बनाई। कांग्रेस तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठजोड़ करना चाहती थी। इसका मूपनार ने विरोध किया और डीएमके के साथ हाथ मिला लिया। रजनीकांत ने टीएमसी का सपोर्ट किया और इनडायरेक्टली वो इस गठजोड़ को समर्थन कर बैठे।
एआईएडीएमके के खिलाफ गुस्सा और रजनी के समर्थन से डीएमके को शानदार जीत मिली और टीएमसी ने स्टेट इलेक्शन में सिर्फ 28 सीटें जीती। रजनीकांत की जयललिता से नाराजगी का असर लोगों पर ऐसा पड़ा कि सीएम होते हुए भी जयललिता 1996 के इलेक्शन में दोनों सीटों पर हार गई। 1991 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली जयललिता की पार्टी 1996 में मात्र 4 सीटों पर सिमट गई। 1998 के संसदीय चुनाव में भी जीके मूपनार की टीएमसी के चलते रजनीकांत ने डीएमके गठबंधन का समर्थन किया, लेकिन उन्हें वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिला। एआईडीएमके की भारी जीत हुई, जिसके बाद रजनीकांत ने एआईडीएमके की आलोचना कम कर दी। इसकी वजह है वो फैन बेस जो रजनीकांत और एआईडीएमके को जोड़ता है। जयललिता और रजनीकांत में 36 का आंकड़ा रहा। एक और दिलचस्प किस्सा है। जयललिता और रजनीकांत दोनों का घर चेन्नई के पोस्ट गार्डन में है। 1992 में एक पुलिस वाले ने रजनीकांत की कार बीच सड़क पर यह बोलकर रोक दी कि सीएम का कॉन्वॉय आने वाला है, वो अभी नहीं जा सकते। रजनीकांत कार से उतरे, एक इलेक्ट्रिक पोस्ट के पास जाकर खड़े हुए और 555 सिगरेट सुलगाकर पीने लगे। लोगों ने उन्हें देखा तो कुछ ही देर में सैकड़ों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई। रजनीकांत के इस मूव से पुलिस वाले परेशान हो गए। उन्होंने रजनीकांत से कार के अंदर जाकर बैठ जाने की अपील की, लेकिन रजनीकांत ने मना कर दिया और ये कहा कि अब वो सीएम मैडम के जाने के बाद ही वहां से जाएंगे। उस दौर में जयललिता के खिलाफ जो लहर बनी, उसमें इस किस्से का भी बहुत योगदान रहा। साल 2002 में जब रजनीकांत ने फिल्म बाबा बनाई, उसमें रजनीकांत के धार्मिक लीडर से पॉलिटिक्स में एंट्री को दिखाया गया। लेकिन डॉक्टर रामदास की पार्टी पीएमके ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग में बड़ा बवाल किया। तब रजनीकांत ने अपने समर्थकों से पीएमके के खिलाफ वोट डालने को कहा, लेकिन इसके बावजूद पीएमके उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इसके बाद 10 साल तक रजनीकांत खामोश रहे, कोई खास पॉलिटिकल हलचल नहीं हुई। लेकिन साल 2014 में एनडीए ने जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया, तो खुद मोदी चेन्नई में रजनीकांत के घर जाकर उनसे मिले। ये मीटिंग करीब 25 मिनट चली। इस मुलाकात के बाद जब दो सूरमा बाहर आए तो एक दूसरे की जमकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी और रजनीकांत जैसे दो दिग्गजों की एक दूसरे के प्रति मुरीदी का यह कारवां इसके बाद भी चलता रहा है। थलाइवा ने नरेंद्र मोदी के हर फैसले को दिल खोलकर समर्थन दिया। कश्मीर नीति और धारा 370 हटाने जैसे फैसलों को लेकर रजनीकांत मोदी सरकार से बहुत खुश हुए। इस खुशी के चलते एक समारोह में रजनीकांत ने मोदी शाह की जोड़ी को कृष्ण अर्जुन का साथ तक करार दे दिया। Heartfelt congratulations for your Mission Kashmir operation, sir. The way you conducted it, hats off, especially the speech you delivered in Parliament, fantastic, sir, fantastic. Now people will come to know who he is, Amit Shah. I'm happy about that. So Amit Shah ji and Modi ji is like a Krishna Arjuna combination. We don't know who is Krishna, who is Arjuna. They only know who is Krishna, who is Arjuna. ये अगस्त 2019 की बातें हैं। इसके बाद 12 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने रजनी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। तो इससे पहले 17 सितंबर को रजनी प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर उन्हें बधाइयां दे चुके थे। इसलिए लोग बार बार कयास लगाने लगते हैं, थलाइवा सैफरन सोच के नजदीक है। तो क्या बिना राजनीति में आए रजनीकांत इस सोच के समर्थक बने रहेंगे?
नया जो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था, अगर वो सक्रिय राजनीति में होते, आध्यात्मिक राजनीति, तो अध्यात्म और जो है बीजेपी जो है उनका जो हिंदू राष्ट्रवाद या सनातन धर्म की जो परंपरा को लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं समानांतर रूप से जो है रजनीकांत को फेवर करते हैं। जो उन्होंने कथित रूप से जो पार्टी की जो शुरुआत की थी उसमें वो अर्जुन मूर्ति को जो लेकर आए थे, वो भी भाजपा से ही जुड़े हुए, आरएसएस के उनकी जड़ें हैं। तो इस तरह देखा जाए तो उनकी जो सोच है वो काफ़ी कुछ भाजपा के निकट लगती है, और वो हो सकता है वो इस तरह के कुछ संकेत दें। वो खुलकर नहीं बोलेंगे, अभी भी जो उनका स्टैंड पहले भी कायम था, आज भी कायम रहेगा। वो खुलकर किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया, न करेंगे, लेकिन संकेत अवश्य देंगे कि जो इस तरह की सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो। सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा के बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बीजेपी के साथ कोएलिशन में। भगवा करीबियों से इतर एक सच ये भी है कि रजनीकांत बरसों से हिमालय की कंदराओं में भ्रमण करते रहे हैं। शांति और आध्यात्म की तलाश में अक्सर उत्तराखंड के पहाड़ों की पगडंडियों पर चलते नजर आ जाते हैं। इन्हीं पहाड़ों पर कई दिनों तक एकांतवास और आश्रमों में देखे जाते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़े बड़े मंदिरों में माथा टेकते हैं। रजनीकांत के अंतर्मन में आध्यात्म के ये भाव अचानक या फिर कुछ बरसों में नहीं पनपे। बाल्यकाल की परवरिश और गुरु ज्ञान ने उनके अंदर एक आध्यात्मिक इंसान को जन्म दिया। रजनी के इस गुण को समझने के लिए बेंगलुरु के रामकृष्ण मठ में चलना होगा, जहां थलाइवा ने वेद और भारतीय संस्कृति को स्कूली दिनों में ही आत्मसात कर लिया था। बचपन में रजनीकांत काफ़ी चंचल स्वभाव के थे और शैतानियां भी करते थे। यही वजह रही कि उनके बड़े भाई और टीचर ने उन्हें बेंगलुरु के रामकृष्ण मठ भेजा। यहाँ पर उन्होंने योग और ध्यान सीखा, जिसका अभ्यास वो आज तक करते हैं। यही वो जगह है जहाँ से उनके भीतर आध्यात्म की नींव पड़ी। रजनी की यह सत्य कथा हमने क्यों बताई, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल रजनीकांत की राजनीति का आगामी वर्षों में गढ़ा जाने वाला अध्याय उनके अंदर बैठी इसी आध्यात्मिक सोच पर निर्भर करता है। उनके इसी सॉफ्ट हिंदुत्व का खाका खींचता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में कमल हासन के साथ उनकी मुलाकातों और फिल्मी दोस्ती को देखकर तमिलनाडु के कई लोग 2021 में एक पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर के रिलीज होने के कयास लगाए बैठे थे। इन उम्मीदों ने तब ज्यादा जोर पकड़ा जब दिसंबर महीने में कमल हासन ने बयान दिया कि रजनीकांत की पार्टी से उनका गठबंधन बस एक फोन कॉल दूर है। இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றம் வேண்டும் அவரும் அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்। यहाँ बदलाव बहुत ज़रूरी है, वो भी इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं किया है। கொள்ள முடியாது சொல்லட்டும் பிறகு நாங்கள் सिर्फ एक बात को पार्टी की पूरी विचारधारा नहीं माना जा सकता। वो अपनी विचारधारा बताएंगे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। நாங்கள் இருவருமே ஒரு ஃபோன் கால் அவே। हमारी दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। पिछले 44 सालों से हम साथ साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। तमिलनाडु की जनता की भलाई के लिए अगर हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी ईगो को छोड़कर ऐसा करने को तैयार हैं। ஒத்துழைப்போம் என்பதை ஏற்கனவே சொன்னதுதான், புதுசாக ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை। क्रिकेट और सियासी पिच पर किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कमल हासन की इस ख्वाहिश पर सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। दोनों की सोच को तोलेंगे तो मामला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। रजनीकांत राइट विंग विचारधारा के समर्थक हैं, जबकि कमल हासन कट्टर वामपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं। रजनीकांत स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जबकि कमल हासन मानते हैं कि राजनीति में धर्म और आध्यात्म के लिए जगह नहीं है। रजनीकांत प्रधानमंत्री मोदी और उनके फैसलों के समर्थक हैं और हासन ने नोटबंदी, जीएसटी और धारा 370 जैसे फैसलों का खुलकर विरोध किया है। कृषि कानून के खिलाफ कमल हासन की पार्टी का किसान मोर्चा दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए आया, जबकि रजनी इस मुद्दे पर चुप रहे हैं। कमल हासन ने जब से अपनी पार्टी बनाई है तब से सत्तारूढ़ एआईएडीएमके उनके निशाने पर है, जबकि एआईएडीएमके ने साफ कर दिया है कि 2021 में बीजेपी के साथ मिलकर ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी।
रजनीकांत ने 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला क्यों किया था? क्यों 70 साल में फैसला करने के बाद वो पीछे हट गए? इन दोनों वजहों को समझना भी जरूरी है। इसका सीधा सा जवाब है द्रविड़ पार्टियों के दो दिग्गज नेता डीएमके के करुणानिधि और एआईडीएमके की जयललिता। इन दोनों नेताओं का कद इतना बड़ा था कि सॉफ्ट दिल रजनी इन दोनों नेताओं से सीधा टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकते थे। जो अपने पीक पे थे उस दौरान भी उन्होंने राजनीति के बारे में नहीं सोचा। उसकी वजह, एक प्रमुख वजह थी करुणानिधि और जयललिता का स्ट्रेचर। वो इन दोनों नेताओं को खफा नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उन दोनों से वही रिश्ते कायम रखे अंत तक। भले ही उनके जयललिता की हार का वो बहुत बड़ा कारण बने, लेकिन जब यहाँ पर तमिलनाडु के फिल्म इंडस्ट्री के जो 100वां साल मनाया गया तो वो कमल हासन और रजनीकांत स्टेज पर थे और जयललिता की उन्होंने तहे दिल से प्रशंसा की थी। तो ये एक कॉर्डियल रिलेशन जो है द्रविड़ नेताओं से उनका बना रहा और आज तक उन्होंने बनाए रखा। हर बात से ऊपर रजनीकांत की सेहत बहुत बड़ा मुद्दा है। अपनी राजनीतिक एंट्री की घोषणा यानी साल 2017 के बाद से ही इस अकेले कारण ने उन्हें राजनीति में आने से रोके रखा। वो किडनी की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही हाई बीपी उन्हें लगातार परेशान करता रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि रजनी को आने वाले दिनों में किसी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। साल 2011 में सबसे पहले ये खबर सामने आई थी कि रजनीकांत की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसके बाद उन्हें डायलिसिस पर जाना पड़ा था। साल 2016 में ये पता चला कि उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। जहां आज रजनीकांत हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्हें लंबे और घनघोर संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। रजनीकांत यानी शिवाजीराव गायकवाड़ का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था। गायकवाड़ परिवार शिवाजी का भक्त था, इसलिए उनके पिता रामोजीराव और मां जीजाबाई ने बेटे का नाम शिवाजीराव रखा। बैंगलोर में रजनी की स्कूलिंग हुई और उन्होंने मराठी के साथ साथ कन्नड़ और इंग्लिश सीखी। घर की माली हालत ठीक ना होने की वजह से रजनी को कुली से लेकर बस कंडक्टर तक का काम करना पड़ा। इसी बस डिपो में रजनीकांत ने बतौर बस कंडक्टर नौकरी की। वो 3B रूट पे चलते थे, जो कि श्रीनगर से मल्लेश्वरम के बीच जाती थी। इसी बस डिपो में रजनीकांत ने कई नाटकों का मंचन भी किया, जिससे उनके दोस्त उनकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे और उन्हीं दोस्तों की बदौलत उन्हें मद्रास जाकर फिल्म की एक्टिंग सीखने की प्रेरणा मिली। एक दोस्त जो उनके साथ बस ड्राइवर भी थे, राज बहादुर, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया कि वो मद्रास जाएं, फिल्म की एक्टिंग सीखें और दोस्तों की प्रेरणा की वजह से ही वो यहाँ से मद्रास गए और आज पूरी दुनिया में रजनीकांत सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाते हैं। इसी संघर्ष के बीच बीच में रजनी को थिएटर और एक्टिंग का भूत सवार रहता था, इसलिए बिना किसी को बताए एक दिन वो चेन्नई चल दिए। वो दिन कब और कैसे आया, रजनी ने फिल्म दरबार के ऑडियो लॉन्च के दौरान खुद बताया था। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तमिलनाडु की धरती पर पहली बार कदम रखा। SSLC खत्म करने के बाद मैंने बड़े भाई से कह दिया कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, मुझे किसी नौकरी पर लगवा दो। भाई ने मना कर दिया, कहा घर में किसी ने भी अच्छी पढ़ाई नहीं की है, मैं चाहता हूँ कि तुम IPS या डॉक्टर बनो। ऐसा कहकर इलाके के महंगे स्कूल में उन्होंने मेरा एडमिशन करने का फैसला लिया और कई लोगों से उधार लेकर फीस के 120 रुपए जमा किए और मुझे देकर कहा कि स्कूल में जमा करवा देना। मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने इन रुपयों के लिए काफ़ी तकलीफें उठाई थी। मैं उसे ज़ाया नहीं होने देना चाहता था, इसलिए रात में खाने के बाद घर में किसी को बिना बताए मैं बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचा। सामने एक ट्रेन खड़ी थी, मद्रास जा रही थी और मैंने वो ट्रेन पकड़ ली। सेंट्रल रेलवे स्टेशन போயிட்டு 10:30 மணி நினைக்கிறேன், ஏதோ ஒரு ட்ரெயின் நிற்குது, எங்கே போகுது அந்த ட்ரெயின்னு கேட்டேன். தமிழ்நாடு போகுது, மட்ராஸுக்கு போகுதுன்னு சொன்னேன்.
डायरेक्टर के बालाचंदर ने रजनीकांत के अंदर के हरफन मौला अभिनेता को शुरुआती दिनों में ही पहचान लिया था। बालाचंदर के एक इमेजिनरी किरदार का नाम रजनीकांत था, जो उन्होंने बहुत योग्य एक्टर को देने का फैसला किया था। रजनीकांत की एक्टिंग पर समर्पण को देखकर बालाचंदर ने उन्हें यह नाम दे दिया और साथ ही तमिल सीखने का सुझाव भी दिया। नया नाम मिलने और भाषा को सीखने के बाद रजनीकांत धीरे धीरे तमिल जनमानस के दिल में उतर गए। उनके किरदार और एक्शन को लोगों ने सराखों पर बैठाया। हिंदी फिल्मों में यहाँ काला तिल, बड़ी बड़ी मूछें, लुंगी पहने हुए को अमरीश पुरी, ओए कबाली ऐसे बुलाते ही सर झुकाकर जी मालिक बोलकर खड़ा हो जाता है। ऐसा कबाली समझा है क्या? कबालीडा। सिगरेट को हवा में उछालकर गोली मारकर उसे सुलगाना, ताश के पत्तों का मैजिक एक्शन के रूप में इस्तेमाल करना, बाहर निकल। ये से इक्का और ये से अकबर खान। हाथों को घुमाकर स्टाइल से चश्मा पहनना, हर स्टाइल को उनके फैंस ने हाथों हाथ लिया। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के बीच कई ऐसे दिन भी आए जब रजनीकांत को तमिल इंडस्ट्री के अंदर ही स्ट्रगल करना पड़ा। ஒரு ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட வந்தாங்க. एक प्रोड्यूसर मेरे सामने आए, मैंने रोल स्वीकार कर लिया। 10,000 पूछे, 6,000 में डील हो गई। मैंने 1,000 रुपए एडवांस मांगे तो उन्होंने हर बार बाद में देने की बात की। शूटिंग के दिन सुबह 9:30 बजे मैं सेट पर पहुंच गया। हीरो हीरोइन सहित सभी लोग पहले से ही पहुंच चुके थे। प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे जल्द मेकअप कर शॉट के लिए रेडी होने को कहा, लेकिन मैंने कह दिया एडवांस नहीं मिलेगा तो मेकअप नहीं कराऊंगा। कुछ देर बाद तेजी से एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी आकर रुकी। कार से प्रोड्यूसर उतरे, सबके सामने मेरा अपमान किया और कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? 2 फिल्म क्या की, खुद को बड़ा हीरो समझते हो? तुम जैसे कितनों को मैंने देखा है, तुम दर बदर भटकोगे। ऐसा कहकर मुझे सेट से निकाल दिया। मेरे दिमाग में उस वक्त यही चल रहा था। इसी कोंडबाकम रोल में विलायती कार में शान से बैठकर एवीएम स्टूडियो नहीं आया तो मेरा नाम रजनीकांत नहीं। ठीक 2.5 साल के बाद एवीएम चटियार से उनकी सफ़ेद फिएट कार को 4.5 लाख रुपए देकर खरीदा। उस गाड़ी को एवीएम स्टूडियो लेकर गया। उसी जगह कार खड़ी की जहां प्रोड्यूसर खड़ी करते थे और उसी फ्लोर के बाहर खड़े होकर 555 सिगरेट जलाई। वहां लोगों को लगा कि कोई गवर्नर आया है। 555 सिगरेट। संघर्ष से सफलता मिलती है, ये रजनी का सफर देखकर समझ आता। उनके उत्कर्ष की धमक 80 के दशक में हिंदी फिल्मों तक गूंजती रही। शिवाजी शिवाजी हैं और बच्चन बच्चन हैं। ये गब्बर सिंह बनने का काम कहीं और कीजिए। अंधा कानून, गिरफ्तार, हम जैसी फिल्मों के दम पर रजनी ने हिंदी फिल्म प्रेमियों के दिलों में जगह बना ली। 3 से भले 2, 2 से भला 1। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। साथ ही महानायक अमिताभ बच्चन से दोस्ती का रिश्ता भी जोड़ दिया। रजनीकांत जी को मैं अपने परिवार का एक सदस्य समझता हूं। इनके साथ हमारी नोक-झोंक चलती रहती है। कभी मैं इनको एडवाइस देता हूं, कभी वो मुझे एडवाइस देते हैं। ये अलग बात है कि हम एक दूसरे की एडवाइस मानते नहीं, लेकिन
कहते एक दूसरे को ज़रूर हैं, because I feel that, you know, relationships are made of this. Sometimes I tell him not to do something, but he goes ahead and does it. Sometimes he tells me not to do something, and I go ahead and do it. But thank you so much, Rajni, for being with me. I told many times, Amit ji is my inspiration, he is my role model, he is my guru. And I can't forget those times when I acted with you in Andha Qanoon, Giraftar, Hum. So how much love, affection, care you showed on me. I can't forget those times. Really, you are my, what can I say? रजनी के प्रशंसकों में अमिताभ ही नहीं, पूरा बॉलीवुड शामिल है। सुपरस्टार सलमान खान उनके फैन नंबर 1 हैं। जब भी ये दिग्गज मिलते हैं, रजनी को लेकर एक नया किस्सा सुनने को मिलता है। रजनी गारू तो बोल जो अब क्या बोले। I don't know if Rajni Garu remembers this one incident when we were doing a show together. I think it was Jumma Chumma. So I went to the bathroom and I see Rajni Garu throwing cigarettes like this. So in the bathroom, I said, Garu, what are you doing? He said, sir, a lot of wind outside. I looked, that cigarette in the mouth. So open like air concert we are having. It was in some, I think, Wembley arena or something. It was windy, it was cold. So I said that, no, he's doing this here, let me see. And lots of cigarettes lying here. Yeah. So I went backstage to see if he gets it right. One shot, he threw a cigarette here, it came straight in his mouth. I thought that was phenomenal. रजनीकांत सुपरस्टार हैं, थलाइवा हैं। समर्थकों और तमिलनाडु की जनता का प्यार उनके साथ सालों से बना हुआ है। यकीनन वो चुनावी रंगमंच में उतरते तो उनकी बड़ी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती, लेकिन राजनीति में कभी हां कभी ना के बावजूद रजनी की सादगी और शालीनता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान रही है। धोती कुर्ता पहनकर वो कहीं भी आ जा सकते हैं। रजनी के इस गुण में ही सबसे बड़ा पब्लिक कनेक्ट है, जो हमेशा उन्हें कमल हासन से ऊपर रखता है। फिल्म रोबोट के म्यूजिक लॉन्च पर बताई उनकी इस बात को सुनेंगे तो रजनीकांत होने का मतलब समझेंगे। I'm not exaggerating. In Bangalore, my brother's house is there. I went there. Nearby, one Rajasthani tenants, they have come there. After knowing that I have come, I was there, he came to see me. Some Rajasthani, his name is Nandulal. He is some 60 plus. He came and he said, "Kya re Rajni, kya baal sab kya ho gaya yaar?" I said, "मैं झड़ गया यार, छोड़ो." हाँ क्या रिटायर्ड लाइफ, हाँ मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी एक पिक्चर काम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी पिक्चर? रोबो। अच्छा, हाँ, गुड। Then I told him, Aishwarya Rai heroine. Aishwarya Rai heroine, अरे यार कमाल का लड़की यार, फैंटास्टिक। Aishwarya Rai heroine, हाँ, हीरो कौन? मैं हीरो। तुम हीरो? बच्चे लोग साथ में आए थे। डैडी, yes, he is hero. Daddy, he is hero. Then 10 minutes he was there. He didn't speak single word. He was staring me only. Then okay, चला bye. बाहर से आवाज आता है, अरे क्या होगा यार ऐश्वर्या राय जी को? अभिषेक बच्चन को क्या हो गया यार? अभी छोड़ दो यार। अमिताभ साहब को क्या हो गया यार? रियल लाइफ में रजनी ऐसे ही हैं, जो करते हैं दुनिया याद रखती है। उनका स्टारडम निजी जिंदगी पर कभी हावी नहीं रहा। साल 1980 में एथिराज कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की लता रंगचारी कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लेने आई।
इस पहली मुलाकात के बाद रजनी ने लता को प्रपोज किया और फरवरी 1981 में दोनों की शादी हो गई। सही मायनों में तमिल राजनीति में इस समय ऐसे ही सादगी पसंद और शून्य को भरने वाले थलाइवा की जरूरत है। रजनी की ना के बावजूद उनके फैंस अभी भी उनकी धमाकेदार पॉलिटिकल एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेशक अब एमजीआर जैसा करिश्माई वक्त नहीं रहा, अम्मा नहीं रही, करुणानिधि नहीं रहे, हालात भी वैसे नहीं है। फिर भी तमिलनाडु की जनता करिश्मे की उम्मीद का दामन थामे हुए है। बस आगे आगे देखते जाओ काली का खेल।